इस वीडियो में जानेंगे हम मोल कंसेप्ट के बारे में। ठीक है, देखो मोल कंसेप्ट समझने से पहले हमें मोल कंसेप्ट के रिलेटेड पहले हमें ये चीजें पता होनी चाहिए। देखो मैटर की नेचर ऑफ मैटर पार्टिकल्स मींस जो मैटर एनीथिंग जिसका मास है उसको हम मैटर बोलेंगे। ठीक है, तो वो मैटर किस फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, मतलब जो उसके पार्टिकल्स हैं वो एटॉमिक फॉर्म में कि मॉलिक्यूलर फॉर्म में मैटर, पहले हमें ये पता होना चाहिए। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं, जैसे सपोज करो वाटर है हमारे पास। ठीक है, वाटर, जब हम वाटर की बात करेंगे तो वाटर एक मैटर है और ये किस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, मॉलिक्यूलर फॉर्म में। जो आपने वाटर लिया गिलास में, ठीक है, तो यहां पे इसमें मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर होंगे। ठीक है, मतलब H2O, दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन का एटम मिलके एक पार्टिकल बनेगा। ठीक है, तो मींस ये जो मैटर है ये मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, इसके पार्टिकल मॉलिक्यूलर फॉर्म में। ठीक है, समझ गए। अब एक हम एग्जांपल लेते हैं मैटर की जो एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। जैसे एलिमेंट्स जो हैं मैक्सिमम हमारे वो एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, कुछ गैसेस को छोड़ के। ठीक है, जैसे हमारा है आयरन हो गया, ऐसे अगर प्योर आयरन है आपके पास, कोई शीट आयरन की है ना, तो इसमें आयरन के पार्टिकल्स जो होंगे वो एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे। ठीक है, तो ये थोड़ा सा हमें डिफरेंस पता होना चाहिए कि अगर किसी भी मैटर का जब मोल हम निकालेंगे तो उसके पार्टिकल्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कि वो एक्चुअली किस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, उसके पार्टिकल मॉलिक्यूलर फॉर्म में या एटॉमिक फॉर्म में। अच्छा, इसके साथ में ना ये हमारे पास एलिमेंट्स, कुछ ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। यूजुअली सारी गैसेस जो होती है हमारी, जैसे हाइड्रोजन होती है, तो ये मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। मींस मॉलिक्यूल क्या होता है, जब दो या दो से ज्यादा एटम्स कंबाइन करते हैं वो मॉलिक्यूल बन जाता है। अगर वो एटम सेम तरह के होंगे तो वो स्टिल एलिमेंट की फॉर्म में ही रहेगा, क्योंकि एलिमेंट इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ एनी मैटर। जैसे यहाँ पे दो सेम तरह के एटम्स कंबाइन किए तो ये मॉलिक्यूल तो बन गया, मगर ये एक एलिमेंट का ही मॉलिक्यूल रह गया। मगर यहाँ पे देखोगे आप तो यहाँ पे दो डिफरेंट एटम्स कंबाइन किए हैं। ठीक है, तो ये एक कंपाउंड का मॉलिक्यूल बन गया, और ये थोड़ा सा अलग से टॉपिक है। ठीक है, तो ये हाइड्रोजन होगी तो ये मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट करेगी। वैसे जैसे नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, क्लोरीन गैस। ठीक है, तो एक्स्ट्रा बहुत सारी। ठीक है, तो ये डायटॉमिक फॉर्म में या मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट करती हैं। ठीक है, तो इनका पार्टिकल्स क्या होगा, दो एटम्स का एक पार्टिकल बनेगा इनका। ठीक है, मीन्स मॉलिक्यूल फॉर्म में एग्जिस्ट करेगी। ठीक है, तो ये चीज हमें थोड़ा सा इसका पता होना चाहिए कि मैटर के पार्टिकल्स किस नेचर के हैं। ठीक है, एटॉमिक फॉर्म, मॉलिक्यूल। अच्छा, दूसरी बात, हमें एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास के बारे में पता होना चाहिए। देखो ये 8th 9th 10th का कंसेप्ट है ना। एटॉमिक मास हम याद करते हैं फर्स्ट 20 या 30 एलिमेंट्स का। ठीक है, तो वो आपने याद कर लेना। ये कार्बन 12 के कंपैरिजन में कार्बन 12 का 1/12 वेट के हिसाब से और एटम्स कितने हैवी हैं, है ना, तो उनका मेजर करते हैं वेट। तो वो एटॉमिक मास दिया होता है हमें, पीरियोडिक टेबल होता है, उसमें से याद कर सकते हो। एटॉमिक मास फर्स्ट 30 तक आपको आने चाहिए। उसके बाद मॉलिक्यूलर मास, एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास। देखो जैसे ये एक मॉलिक्यूल है तो इसका मॉलिक्यूलर मास हमको पता होना चाहिए। ये जैसे हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है 1, तो 2 हाइड्रोजन लगे हैं तो इसका 2 यूनिट हो जाएगा। ऑक्सीजन का होता है 16, तो 16 इसको प्लस कर देंगे तो पूरे एक मॉलिक्यूल का मास कितना बन गया, 18 बन गया। ठीक है, तो ये मॉलिक्यूलर मास का कंसेप्ट आपको पता होना। तीसरी चीज है हमारे पास यूनिटरी मेथड। देखो यूनिटरी मेथड इंपॉर्टेंट है इसके लिए, क्योंकि जब आप इसके रिलेटेड न्यूमेरिकल्स करोगे तो उसमें आप कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, तो यूनिटरी मेथड में थोड़ा सा इसमें फोकस करना है आपने, इसको समझने में भी, और न्यूमेरिकल जब इसके सॉल्व करोगे तो उसमें भी आपको ये इंपॉर्टेंट रहेगा। यूनिटरी मेथड क्या होता है कि अगर हमें किसी भी सब्सटेंस की या कोई भी किसी भी चीज की अगर हमें पर यूनिट की वैल्यू पता होती है तो हम उसकी मल्टीपल की वैल्यू निकाल सकते हैं। जैसे मैं सपोज करो एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको। हमारे पास हम एक पेन लेते हैं, ठीक है,
अगर हमारे पास एक पेन है उसकी कीमत है 10 रुपये, ठीक है। तो अगर हमें 50 पेन लेने हैं तो हम क्या करेंगे, 50 इंटू 50, दोनों तरफ 50-50 मल्टीप्लाई कर लेंगे। देखो अगर 50 पेन लेने हैं हमें तो एक पेन की कीमत है 10, तो 50 की कितनी होगी, दोनों तरफ 50 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 10 इंटू 50, ठीक है ना। बहुत सारी 50 से मल्टीप्लाई किया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये 50 पेन हो गए और इतने आपको रुपीस लग जाएंगे, ठीक है। ये हो गया यूनिटरी मेथड। इस तरह से इसको, ये 9th-10th का कंसेप्ट है, 6th 7th 8th 9th में पढ़ते ही हैं इनको, ठीक है, मैथ में निकालते हुए, तो ये सभी ने पढ़ा होगा। तो अगर इसका उल्टा होता है, देखो 10 रुपीज का एक पेन मिलता है, सपोज करो मेरे पास है 75 रुपीज, ठीक है, मेरे पास 75 रुपीज हैं। आप बताओ मुझे कितने पेन मिलेंगे। तो आपको इधर से इधर कन्वर्ट करने के लिए आपको पर यूनिट की वैल्यू पता थी, मगर यहां पे आपको पर यूनिट की वैल्यू पता नहीं है। इधर से पहले आप पर यूनिट की वैल्यू निकालोगे। पर यूनिट की वैल्यू कैसे निकलेगी, 10 रुपए का एक पेन, 1 रुपए का 10 उधर चला जाएगा, डिवाइड में 10 पेन। अब इसका यूनिटरी पता चल गया हमें, 1 रुपए का पेन कितना मिलेगा, 1/10, ठीक है, हाइपोथेटिकली है थोड़ा, ठीक है। तो 75 का कितना मिलेगा, दोनों तरफ 75 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, इतने पेन मिलेंगे आपको, 75/10 मतलब 7.5, 7.5 है ना, 7.5 पेन, 7 पेन मिलेंगे और एक आधा मिलेगा, वो तोड़ के देंगे वो, ठीक है। चलो, तो ये यूनिटरी मेथड है कि इसको हम अप्लाई करेंगे मोल कंसेप्ट को समझने में। इससे आपको थोड़ा इजी हो जाएगा कि आप वो किसी भी तरह से न्यूमेरिकल को वो घुमाएंगे। जब वो यूनिटरी मेथड पे स्ट्रांगली बैठे हो ना, तो फिर वो किसी भी तरीके से पूछे, आपको इस तरफ से पूछे या इस तरफ से, या एक पेन लेना तो आपको बोलेगा 20 पेन ले आओ, तो आप सीधा मल्टीप्लाई करोगे। अगर वो को पैसे देगा, और सपोज करो उसने पैसे दे दिए आपको 650 रुपीज, तो फिर कैलकुलेशन कैसे करोगे आप। ये तो इजी है, 10 के मल्टीपल और 1 के मल्टीपल में चल रहा है, जब पॉइंट्स में या इसमें होगा तो फिर कंफ्यूज हो जाएगा। तभी इसको थोड़ा इजीली समझ लो, यूनिटरी में कैसे इसको कन्वर्ट करते हैं, मगर ये आपको पता होगा क्योंकि आपने 9th-10th में ये पढ़ा होगा। अच्छा, अब हम मेन मोल कंसेप्ट में आ जाते हैं। ये 3 चीजें अगर हमें पता है तो ठीक है। अब देखो मोल कंसेप्ट बेसिकली है क्या चीज है। आप इसको सिंपली ये चीज समझो कि मोल एक मेजरमेंट की टर्म है केमिस्ट्री में। किसी भी चीज को मेजर करने के लिए हमारे पास टर्म्स है, जैसे वेट को मेजर करने के लिए हमारे पास मास केजी यूनिट है, ठीक है, ग्राम यूनिट है, ठीक है। ऐसे ही वॉल्यूम को मेजर करने के लीटर, किसी भी कोई भी मेजरमेंट टर्म हो सकती है, ठीक है। वैसे ही मोल कंसेप्ट केमिस्ट्री में हम इसको यूज करते हैं, या केमिस्ट्री फिजिक्स में भी यूज करते हैं। ये एक मेजरमेंट की टर्म्स है। किसी भी मैटर को हम मेजर कर सकते हैं, किसी भी मैटर को मेजर कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ मोल। कोई भी मैटर होगा, एनी मैटर, इन टर्म्स ऑफ मोल हम उसको बता सकते हैं। और बुक किसी भी मैटर को हम इन टर्म्स ऑफ मोल में बता सकते हैं। और वो मैटर किस में हो, चाहे वो मास में हो, आपको मास दिया मैटर का, तब भी आप उसके मोल बता सकते हो, कितने मोल। या किसी मैटर का आपको मोल दिया है तो आप उसमें बता सकते हो उसमें कितना मास होगा। या फिर नंबर में, नंबर ऑफ पार्टिकल्स। हाँ, इधर आया चीज, ये जो चीज हमने समझी थी अब इधर आएगी। ये देखो, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, उस मैटर में कितने पार्टिकल्स हैं। या एक मैटर आपको दिया है, जैसे सपोज करो वाटर दिया, उसमें पार्टिकल्स मींस मॉलिक्यूल्स, आपको गिवन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दिए हुए हैं तो आप बता सकते हो उसके कितने मोल बनेंगे। या एक वाटर, आपको गिवन क्वांटिटी ऑफ वाटर दिया हुआ है और आपको बताया है कि उसके इतने मोल हैं, तो आप बता सकते हो उसमें कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे। तो मींस इन टर्म्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर, मोल कंसेप्ट, मोल हम डिफाइन कर सकते हैं। तीसरा है वॉल्यूम। अगर आपको मैटर वॉल्यूम में दिया है तब भी आप उसके मोल बता सकते हो, ठीक है। वॉल्यूम यूजली हम गैसी स्टेट के लिए यूज करते हैं, गैसी स्टेट ओनली, ठीक है। ये बाकी वाले, ये दोनों सबके साथ कर सकते हैं। सॉलिड में मैटर होगा तभी बोल बता सकते हैं, लिक्विड होगा, गैसेस होगा, तीनों के लिए, ठीक है। तो इनको हम 1 by 1 डिस्कस करते हैं। सिंपली आपने समझा क्या कि मोल कंसेप्ट एक मेजरमेंट की टर्म है। किसी भी मैटर को, चाहे जो हमें वो मास में दिया है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स में दिया है, या वॉल्यूम इन टर्म्स ऑफ गैसेस, उसको हम मेजर कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ मोल, या वाइस वर्सा भी बोल सकते हैं। किसी भी मैटर का आपको मोल दिए हुए हैं तो आप उस मैटर का मास बता सकते हो कितना है,
उससे ये बता सकते हो उसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हैं, और वो गैसी स्टेट है तो उसका वॉल्यूम भी बता सकते हो। ठीक है, तो ये है आपका मोल कंसेप्ट। अब वन बाय वन इनको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, मोल और ऐसे नहीं रखते इसका, मोल और मास ऑफ द मैटर, इन दोनों के बीच में रिलेशन पता करना है हमें। मींस 1 मोल मैटर के कितने मास के बराबर होगा, या उल्टी साइड से बोल सकते हैं कितना मास कितना मोल के बराबर होगा। जैसे हमने उधर एक एग्जांपल ली थी, एक पेन 10 रुपए का है, वैसे हम इधर पता लगाएंगे कि 1 मोल कितने मास ऑफ द मैटर है। ठीक है, देखो अब इधर मैटर कोई भी हो सकता है। जैसे सपोज करो हम 3 मैटर ले लेते हैं। जैसे मैं एक कार्बन डाइऑक्साइड को ले लेता हूं, एक वाटर को ले लेता हूं। ठीक है, एक सॉलिड चीज ले लेते हैं हम, सोडियम ले लेता हूं। ठीक है, 3 मैटर ले लिए मैंने एग्जांपल के लिए, सिंपल। ठीक है, अब देखो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि किसी भी मैटर का 1 मोल इन टर्म्स ऑफ मास होता है 1 मोल ऑफ एनी मैटर इज इक्वल टू इट्स ग्राम मॉलिक्यूलर मास। अगर वो मैटर मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, अगर वो मैटर एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, जो हमने पहली चीजें पढ़ी थी ये वाली। ठीक है, अगर वो मैटर एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है तो हम लेंगे ग्राम एटॉमिक मास। इसका मतलब क्या है, देखो एग्जांपल के साथ ही देख लेते हैं इसको। जैसे यहां पे वाटर है, वाटर मैटर है, इसका मॉलिक्यूलर मास कितना होता है 18 यूनिट, हमने निकाला भी था। अब देखो 18 एटॉमिक मास यूनिट वेट है इसका, मींस ये तो कार्बन 12 आइसोटोप जो है उसका 1/12 वेट के हिसाब से हमने कंपेयर किया हुआ है कि उसका 18 यूनिट वेट आता है, मतलब 18 टाइम्स हैवी है 1/12 ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप से, ये यूनिट है। ठीक है, एटॉमिक मास यूनिट बोलते हैं इसको। अगर जितना इसका मॉलिक्यूलर मास है, जो नंबर इधर आया है, उसके बराबर का ग्राम वेट लेना है आपको। जैसे 18 है तो हमने कितना लेना है ग्राम मॉलिक्यूलर मास, मतलब 18 ग्राम आपने वो मैटर उठाना है, वो होगा 1 मोल किसी भी मैटर का। किसी भी मैटर का ग्राम मॉलिक्यूलर मास, अगर वो मॉलिक्यूल फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, अगर वो एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है तो उसको ग्राम एटॉमिक मास लेना आपने। मींस जैसे एक सोडियम है, सोडियम का एटॉमिक मास कितना होता है, क्योंकि सोडियम एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, मेटल है, मेटल ये एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, इसका मैटर में जो पार्टिकल्स होंगे वो एटॉमिक लेवल पे होंगे। ठीक है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, तो इसका वेट कितना होता है, एटॉमिक मास कितना होगा इसका 23 यूनिट होता है ना। तो यूनिट मतलब एटॉमिक मास यूनिट, वही कार्बन 12 के 1/12 वेट के कंपैरिजन में सोडियम का एटम कितना हैवी है, तो हम बोलेंगे 23 टाइम्स हैवी है। ठीक है, तो इतना ही आपको ग्राम वेट लेना है, 23 ग्राम वेट। तो सोडियम का 23 ग्राम 1 मोल कहलाएगा, समझे। तो आपको इसका यूनिटरी पता चल गया, किसका, मैटर के मास का। मोल और मैटर के मास में आपस में रिलेशनशिप, मींस आपको उसका यूनिटरी पता चल गया। 1 मोल ऑफ किसी भी मैटर का उसके ग्राम मॉलिक्यूलर मास या ग्राम एटॉमिक मास के बराबर होगा, सिंपल सा। अब आपको कोई भी चीज दी होगी, मास दिया होगा उस मैटर का, तो पूछेंगे मोल निकालो, आप निकाल सकते हो। वैसे ही हमने सेम उधर जो किया था पहले कैलकुलेशन, क्या किया था, एक पेन 10 रुपए का, तो हमने पूछा था कि 50 पेन कितने आएंगे शायद, तो आपने उसको 50 से मल्टीप्लाई कर लिया था। फिर हमने किया था कि 10 रुपए का एक पेन था, तो हमने पूछा था 75 का कितने पेन आएंगे, तो हमें पहले 10 रुपए का उसका यूनिटरी बताना चाहिए था। हमने 10 को इस तरफ लाया था, उधर 1 बचा था, तो 1 रुपए का उधर आ गया था 1/10 आ गया था। फिर हमने 75 से मल्टीप्लाई किया, तो मतलब जिसको कन्वर्ट करना उसका पहले यूनिटरी भी बताना चाहिए। जैसे
किसी भी मैटर का, ऐसे सपोज करो इस वाटर का आपको बोलता है कि हमारे पास 100 ग्राम पानी है, 100 ग्राम, क्योंकि मास की बात कर रहे हैं ना, मोल कंसंट्रेशन इन टर्म्स ऑफ 100 ग्राम पानी है, इसमें बताओ मोल कितने होते हैं, इसके कितने मोल होंगे। तो आपको ये रिलेशन पता है, सिर्फ एक मोल किसी भी मैटर का उसके ग्राम मॉलिक्यूलर मास या ग्राम एटॉमिक मास के बराबर होता है। अब आपको निकालना है कि 100 ग्राम पानी का कितना होता है, मतलब ग्राम इस तरफ चीज थी, 1 मोल इधर है, तो आपको इस चीज का यूनिटरी पता होना चाहिए। अब इसका वाटर के हिसाब से रिलेशन क्या है कि 1 मोल ऑफ वाटर 18 ग्राम के बराबर होता है, ठीक है। तो आपको दिया क्या है 100 ग्राम में, बताओ कितने मोल होते हैं, तो आपको इस साइड पे पहले यूनिटरी पता होना चाहिए। तो इधर क्या करेंगे, इसको 18 ग्राम को इधर लाएंगे तो इधर 1 बचेगा, जीरो नहीं करना है यहाँ पे, क्योंकि फिर जब 18 इधर डिवाइड में होगा तो उधर जाएगा, जीरो से मल्टीप्लाई करो जीरो हो जाएगा, तो 1 ग्राम 1 मोल इक्वल जीरो हो जाएगा, ठीक है। जब उसको डिवाइड में लाते हो इधर से तरफ 1 हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसका 1/18 आ जाएगा, 1 ग्राम कितना आ गया 1/18 मोल, ठीक है। तो फिर 100 ग्राम है तो दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई कर लो, वो होता है ना इज इक्वल टू के दोनों साइड सेम टर्म से मल्टीप्लाई करो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, बस वही करना है अपने, 100 से इधर मल्टीप्लाई कर लिया, 100 से आपको इधर से मल्टीप्लाई किया, क्या हो गया 100/18, इसको डिवाइड कर लेना, बस इतने मोल होंगे 100 ग्राम वाटर में, इतने मोल होंगे। तो सिंपली आपको याद क्या रखना, सिर्फ ये चीज याद रखनी है, किसी भी सब्सटेंस के, किसी भी मैटर का 1 मोल इन टर्म्स ऑफ मास किसके बराबर होगा, ग्राम मॉलिक्यूलर मास या ग्राम एटॉमिक मास के बराबर, ठीक है। अच्छा, इसका एक हम जल्दी से फार्मूला भी लिखते हैं कि जब किसी का मास दिया होता है तो उसको हमने मोल में कन्वर्ट करना है, तो सिंपली हम क्या करते हैं, किसी भी सब्सटेंस का मोल किसके बराबर हो जाएगा, उसका मास इन ग्राम, जो आपको गिवन मास दिया है, जैसे इसका 100 ग्राम दिया और उसको किससे डिवाइड किया आपने, उसके मॉलिक्यूलर मास से या एटॉमिक मास से, सिंपली, है ना। उसके मॉलिक्यूलर मास से आपको क्या कर लेना, उसको डिवाइड कर लेना, मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास ओ आर एटॉमिक मास, आर वो एटॉमिक फॉर्म एग्जिस्ट करता है तो एटॉमिक मास से उसको डिवाइड कर लेना। ये सिंपली इसको भी याद कर सकते हो, मगर आप इसको याद कर लोगे तो आप किसी भी तरह से कन्वर्शन कर सकते हो। जैसे सपोज करो वाटर का आपको 10 मोल दिया, बोलता कि हमारे पास 10 मोल ऑफ वाटर है, तो बताओ उसका कितना मास होगा, तो आपको पता है 1 मोल में उसका ग्राम मॉलिक्यूलर मास के बराबर का मास होता है, मींस मॉलिक्यूलर मास के बराबर का वेट होता है, मतलब 18 ग्राम होता है। तो 10 मोल में कितना होगा, इस तरफ भी 10 से मल्टीप्लाई करो, उस तरफ भी 10 में मल्टीप्लाई कर दो, है ना, यही होगा ना, 1 मोल 18 ग्राम, तो 10 मोल में कितना होगा, दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई कर लेंगे ना, क्योंकि इसका यूनिटरी पता लग गया आपको, 10 से सीधा मल्टीप्लाई करो, ठीक है। तो 180 ग्राम, नहीं समझ लगा, ठीक है। तो ये है किसी भी मैटर का। अब देखो आपको मैटर कोई भी दे सकते हैं, वो इधर सिर्फ हम वाटर लिया था, कार्बन डाइऑक्साइड तो एग्जांपल ही नहीं, इसकी भी लेते तो हमें ये वाला एटॉमिक मास करना था उसको कंसीडर, ठीक है। तो सेम है ये तभी मैंने आपको बोला था, इधर आपको एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर, एटॉमिक फॉर्म में या मॉलिक्यूलर फॉर्म में, किस फॉर्म में मैटर एग्जिस्ट करता है, उसके पार्टिकल्स किस फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहे हैं, वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये मेन चीज है आपको उसमें। अब आपको कुछ भी देंगे इन टर्म्स ऑफ मास और मोल में, तो आप किसी भी मैटर को बता सकते हो, कोई भी न्यूमेरिकल पार्ट हमने ये किया, अब भी करते हैं, इस तरफ चलते हैं इसको, मोल और नंबर ऑफ पार्टिकल्स। देखो हमने इधर पार्टिकल्स क्यों लिखा, क्योंकि मैटर जो है वो एटॉमिक फॉर्म में भी हो सकता है, मॉलिक्यूलर फॉर्म में हो सकता है, पार्टिकल जनरल टर्म आ गई दोनों के लिए, ठीक है। नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर, इन दोनों के बीच रिलेशन देखेंगे, जैसे इसमें देखे हमने, किसी मोल 1 मोल किसके बराबर होगा, ग्राम मॉलिक्यूलर मास या ग्राम एटॉमिक मास के बराबर। वैसे ही इधर देखेंगे 1 मोल जो है किसी भी मैटर का, इसको किसी भी मैटर का 1 मोल, 1 मोल। अच्छा, इसमें एक चीज है कि इन टर्म्स ऑफ नंबर मैटर टू मैटर वेरी नहीं करेगा फिर, क्योंकि नंबर तो कांस्टेंट रहेगा, कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स 1 मोल बनाएगा। तो ये हम देखेंगे 1 मोल किसी भी पार्टिकल का, किसी भी मैटर का, उसके 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स के बराबर होता है। मीन्स जैसे मैं अब इधर मैटर लेता हूं, ये वाले 3 लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और सोडियम।
अगर मैं कार्बन डाइऑक्साइड के 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स लूंगा, अच्छा इस टर्म्स को हम एक नाम देते हैं एवोगैड्रो नंबर, ठीक है, ये कोई साइंटिस्ट होगा उसके नाम पे दे दिया है इसको। इस टर्म को, ये जो वैल्यू है इसको बोलते हैं एवोगैड्रो नंबर। तो अगर किसी भी मैटर के पार्टिकल्स एवोगैड्रो नंबर के बराबर होंगे तो वो 1 मोल कहलाएंगे, ठीक है। देखो जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, और कार्बन डाइऑक्साइड के हमारे पास इतने पार्टिकल होंगे तो वो 1 मोल होंगे, ठीक है। वाटर H2O ये मॉलिक्यूलर फॉर्म एग्जिस्ट करेगा, इसके भी अगर इतने पार्टिकल्स होंगे मतलब इतने मॉलिक्यूल्स होंगे, क्योंकि वाटर किस में एग्जिस्ट करता है, मॉलिक्यूलर फॉर्म में, इसके पार्टिकल मॉलिक्यूलर फॉर्म में होंगे, ठीक है। वैसे सोडियम एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो अगर हमारे पास 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ सोडियम है, दैट कॉन्स्टिट्यूट 1 मोल, या हमारे पास 1 मोल ऑफ सोडियम है तो वो उसमें कितने पार्टिकल्स या कितने एटम सोडियम के होंगे, 6.022 इंटू 10⁻23 या एवोगाड्रो नंबर के बराबर होंगे, ठीक है। अगर सपोज करो, अच्छा ये हमें यही वाला कंसेप्ट मिल गया, जैसे मास में मिला था वैसे ही नंबर और मोल्स में रिलेशनशिप मिल गया। अब सपोज करो हमारे पास कोई भी मैटर है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, उसमें हमारे पास 100 मॉलिक्यूल है कार्बन डाइऑक्साइड के, ठीक है। तो अगर आपको कोई पूछता है कि इसमें बताओ कितने नंबर ऑफ मोल्स होंगे, ठीक है, तो हमारे 100 मॉलिक्यूल ऑफ CO2 हैं, तो इसमें आपको बताओ कितने मोल होंगे। तो आपको पता है, इधर देखो एवोगैड्रो नंबर 1 मोल के बराबर, तो एक पार्टिकल 1 अपॉन एवोगैड्रो नंबर, 100 पार्टिकल मल्टीप्लाई बाय 100, है ना। तो किसके बराबर हो जाएगा, 100 मॉलिक्यूल में कितने हो जाएंगे, 100 अपॉन एवोगैड्रो नंबर, ठीक है। तो इसको सिंपली आप डिफाइन कर सकते हो ऐसे कि नंबर ऑफ मोल्स इन टर्म्स ऑफ नंबर किसके बराबर होगा, नंबर ऑफ पार्टिकल्स देखो नंबर ऑफ पार्टिकल्स जैसे 100 लिए थे हमने, तो 100 आया था ना यूनिटरी करके कन्वर्ट, ठीक है, अपॉन एवोगैड्रो नंबर मीन्स 6.022 इंटू 10⁻23, ठीक है। जैसे इसको बाद में हमने कन्वर्ट किया था मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ, ठीक है, समझ लगी अच्छे से, ठीक है। तो ये हो गया नंबर ऑफ मोल्स। अब देखो इन दोनों को लिंक कर लो, देखो इधर भी आपको नंबर ऑफ मोल्स मिल रहे हैं, इधर भी नंबर ऑफ मोल्स मिल रहे हैं आपको किसी भी चीज के। सपोज करो अब इनको दोनों को लिंक करके बता देता हूं मैं आपको, ये दोनों का रिलेशन आ गया आपस में। देखो अगर आपको इनका यूनिटरी पता है फिर आप किसी भी तरीके से क्वेश्चन निकाल सकते हैं, आप वो कहीं भी घुमाएंगे आप स्टेबल रहोगे, क्वेश्चन जैसे मर्जी घुमाने की कोशिश करेंगे मगर आप स्टेबल रहोगे। आप कभी नंबर ऑफ मोल्स के लिए एवोगैड्रो नंबर अपॉन नंबर ऑफ पार्टिकल नहीं करोगे, क्योंकि आपको यूनिटरी पता होगा। तो अगर आपको नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिए हैं किसी भी मैटर के, तो आप मोल पूछ रहा है, तो आपको पता है कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स का पहले आपको यूनिटरी पता होना चाहिए। तो आपको पता है 1 मोल इसके बराबर, यूनिटरी मतलब 1, तो 1 पार्टिकल किसके बराबर होगा, 1 मोल अपॉन एवोगैड्रो नंबर। फिर जितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिए हैं उनके साथ दोनों साइड मल्टीप्लाई कर लो, बराबर हो जाता है। बस ये चीज आनी थी, फिर आप ये कैलकुलेट कर सकते हो, किसी भी तरीके से याद कर रख सकते हो, ठीक है, क्रैम भी कर सकते हो या लॉजिकली याद भी रख सकते हो, ठीक है। अब देखो इन दोनों को लिंक करते हैं। देखो नंबर ऑफ मोल्स अगर किसी की हमें दिए हुए हैं तो हम उसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स भी बता सकते हैं, उस मैटर का मास भी बता सकते हैं, क्योंकि मॉलिक्यूलर मास हमें पता होगा उस मैटर का, ये नंबर एवोगैड्रो नंबर हमें पता है। सपोज करो जैसे हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड ही है, यहां भी हम कार्बन डाइऑक्साइड ही लेते हैं क्योंकि गैसी स्टेट के लिए बोला था ना, ये दोनों हम तीनों फेज के लिए यूज कर सकते हैं, सॉलिड लिक्विड गैस, और ये वाला पर्टिकुलर हम गैसेस फेज में यूज करते हैं। मोल का कंसेप्ट इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, ठीक है। तो ये देखो इन दोनों को अगर सपोज करो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड दिया हुआ है, आपको बोलता है कि हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड के 12 मोल पड़े हैं, ठीक है। अब आप ये बता सकते हो इसमें
इस 12 मोल कार्बन डाइऑक्साइड में इसका मास कितना होगा। इसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड भी बता सकते हो, मतलब पार्टिकल्स, क्योंकि ये मॉलिक्यूल फॉर्म एग्जिस्ट कर रही है कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो आप इसमें बता सकते हो कि कार्बन डाइऑक्साइड का वेट कितना है, इसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कितने। कैसे बताओगे, देखो 12 मोल दिया है, यहां पर हो गए 12 मोल। मास निकालने के लिए मॉलिक्यूलर मास कार्बन डाइऑक्साइड का 44, क्योंकि कार्बन का आ गया 12, ऑक्सीजन का आ गया 16, और ऑक्सीजन यहां पे 2 है, कितना हो जाएगा 32, 32 प्लस 12 44। तो नीचे आप भर लोगे 44, तो उसको हम साफ भी कर सकते हैं, इधर कर सकते हैं हम 44, है ना। मोल कितने हैं दिया हुआ 12 मोल, ये भर दिया हमने 12, इसको इधर ले आओ, 44 से मल्टीप्लाई हो गया, मास आ गया आपके पास, आ गया ना मास। अभी इसी मोल से हम ये भी बता सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड में मॉलिक्यूल्स कितने हैं। कैसे बताएंगे, 12 मोल दिए, नंबर ऑफ मोल्स कितने आगे 12, ठीक है। नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालने हैं, बस इसको इधर ले आओ, मल्टीप्लाई कर लो, 12 इंटू एवोगाड्रोस नंबर, एवरेज नंबर बन रहा है ना, कैसे लिखेंगे, तो ये भी लिख लो, ठीक है। इसको अब साफ कर लो, नंबर ऑफ पार्टिकल्स आ गए। और नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या बोल रहा है, पार्टिकल्स क्या होंगे, कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल, ये एटम नहीं इधर करना, ठीक है। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकल गए आपके पास, मतलब नंबर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल निकल गए आपको यहाँ पे, ठीक है। अब इससे आगे भी आप बढ़ सकते हो, उसमें आपको न्यूमेरिकल्स में आएगा, इससे आगे भी देखो, आपको पूछेगा 12 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड में बताओ कितने एटम्स हैं, कहां चला गया वो, ना उसने मास पूछा ना आपको पार्टिकल्स पूछा, वो पूछ रहा है आपको कितने एटम्स हैं इसमें, 12 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड में कितने एटम्स हैं। तो कंफ्यूज नहीं होना है इधर, सबसे पहले आप पता लगाओ कि कार्बन डाइऑक्साइड का एक मॉलिक्यूल होगा तो उसमें 3 एटम्स हैं, एक कार्बन का 2 ऑक्सीजन का, इसके एक मॉलिक्यूल में कितने हैं, है ना, एक मॉलिक्यूल, ये मॉलिक्यूल ही तो है, एक मॉलिक्यूल में कितने हैं 3 एटम है, ठीक है। और 12 मोल में कितने एटम्स होंगे, ठीक है, ये आपको पता पूछा है इसने कि 12 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है, बताओ उसमें कितने एटम्स हैं। अब पार्टिकल नहीं पूछा इसने, पार्टिकल पूछता सीधा हम इसकी नेचर पे चले जाते हैं, मॉलिक्यूलर फॉर्म में तो मॉलिक्यूल सीधे निकल जाते हैं। मगर अब ये आपको पूछ रहा है कि 12 मोल में बताओ कितने एटम्स हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड तो मॉलिक्यूलर फॉर्म एग्जिस्ट करती है, आप बोलोगे एटम्स कहां से आ गए इसमें, ये तो मॉलिक्यूलर फॉर्म है, मगर एक मॉलिक्यूल में 3 है। तो अगर आपको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पता चल जाए तो आप नंबर ऑफ एटम बता सकते हो, और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल आपके यहाँ पे निकले, क्योंकि नंबर ऑफ पार्टिकल्स 12 इंटू एवोगाड्रोस नंबर, तो इतने मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है उसमें, तो हर एक मॉलिक्यूल में 3 एटम्स हैं, तो इतने मॉलिक्यूल्स में कितने होंगे, मल्टीप्लाई बाय 3, है ना। एक में 3 मिल रहे हैं, 10 में कितने मिलेंगे 30, 10 इंटू 3, 100 में कितने मिलेंगे 300, इतने पे कितने मिलेंगे, मल्टीप्लाई बाय 3 करना सीधा, ठीक है, इतने नंबर ऑफ एटम्स आएंगे। अच्छा, फिर इससे भी आगे चले जाते हैं, वो पूछते हैं 12 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड में बताओ कितने इलेक्ट्रॉन है, 12 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड में कितने इलेक्ट्रॉन है। फिर कंफ्यूज नहीं होना है, सिर्फ पहले इस मॉलिक्यूल में आ जाओ, आप कार्बन डाइऑक्साइड को ध्यान से देखो, आप पता लगाओ इसके एक मॉलिक्यूल में कितने कार्बन डाइऑक्साइड, ये मॉलिक्यूल ही तो है ना, इसमें एक मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन है। तो आपको पता है कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन में कितने होंगे, कार्बन का एटॉमिक नंबर आ गया 6, तो इलेक्ट्रॉन भी 6, कार्बन में आ गया 6, ऑक्सीजन में 8, 2 ऑक्सीजन के एटम है, तो है ना 8 हो 16 प्लस 16 कितने आ गए 22 इलेक्ट्रॉन्स आ गए टोटल। इस कार्बन डाइऑक्साइड के एक मॉलिक्यूल में 22 इलेक्ट्रॉन आ गए, तो आपके पास कितने 12 मोल में 12 मोल में कितने पार्टिकल्स हैं 12 मोल्स में, तो वो आपने निकालने हैं। पार्टिकल्स इधर के हैं, मॉलिक्यूल ब्रैकेट में लिख देता हूं, मॉलिक्यूल की बात है, क्योंकि मैटर किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, ये वाला मैटर एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। ये चीज याद रखनी है, तभी मैंने आपको बताया था नेचर ऑफ मैटर्स पार्टिकल, ठीक है। जो मैटर है आपका
उसके पार्टिकल किस फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहे हैं, ठीक है, उसकी कंपोजिशन, उसकी नेचर के बारे में बताना चाहिए, ठीक है, पार्टिकल्स। अब देखो इधर हम कहाँ थे, 22 इलेक्ट्रॉन, तो अब हमें इसकी ज़रूरत नहीं है क्योंकि एटम की ज़रूरत नहीं है, अब हमें इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। और एक मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 22 इलेक्ट्रॉन, बस इसको 22 से मल्टीप्लाई कर लेना, यूनिटली पता है ना आपको। एक एटम में इतने मॉलिक्यूल्स में मल्टीप्लाई कर लेना इसका, ठीक है। ये ऐसे न्यूमेरिकल आएंगे, ये कंफ्यूज करेंगे आपको इन दोनों में, तो दोनों में आपस में रिलेशनशिप है ये, बस ये दोनों पर कहाँ गया है, बस जो पहले इधर लिखा था और जो इधर लिखा था, इन दोनों का आपस में रिलेशनशिप है। मतलब मास मोल आपको दिया होगा, मास और नंबर में आप कुछ भी बता सकते हैं मैटर का फिर, ठीक है। वॉल्यूम में चलेंगे हम सिर्फ गैसी स्टेट में। देखो इसको हम अच्छे से समझेंगे, थोड़ा इसको डिटेल में है ये भी।